हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। देखो, तुम लोग इससे पहले पढ़े थे वेस्कुलर टिश्यू, और नेक्स्ट टिश्यू तुम्हें पढ़ना है वो है मस्कुलर टिश्यू। देखो, ये जो मस्कुलर टिश्यू है, इनका मुख्य काम होता है कि ये जीव शरीर में के विभिन्न भागों में संकुचन और सिकुड़न पैदा करते हैं, जिससे कि जीव अपने विभिन्न अंगों को फैला सकता है, आवश्यकता अनुसार वो सिकुड़ सकता है। देखो, ये जो मस्कुलर टिश्यू की कोशिकाएं होती हैं वो लंबी होती हैं, जिन्हें मसल सेल कहते हैं। इनकी कोशिकाओं को मसल सेल कहते हैं, ठीक है बेटा। इनको मसल सेल कहते हैं। और मस्कुलर सेल की जो लिमा होती है, सेल के बाहर की जो रक्षात्मक वॉल होती है, उसको कहते हैं सार्कोलेमा। अब बोलते हैं सार्कोलेमा बोलते हैं, ठीक है बेटा। और मस्कुलर टिश्यू की सेल की जो साइटोप्लाज्म होता है उसको सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये तीन चीज याद रखना कि जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है किसी जीव के शरीर के विभिन्न अंगों के संकुचन और शिथिलन के लिए, उनकी जो सेल्स होती है उनको मसल सेल कहते हैं। उसके रक्षात्मक आवरण को सार्कोलेमा कहते हैं, और उनमें पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। ये तो इनकी कोशिकाओं की सेल्स की विशेषता हो गई। ये जो मस्कुलर सेल है, मसल टिश्यू है, ये निम्न तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है वॉलंटरी मसल, दूसरा इनवॉलंटरी मसल्स, और तीसरा कार्डियक मसल। रेखिक पेशी, अरेखिक पेशी और हृदय पेशी, तीन तरह की देखो ये मसल्स तक पाए जाते हैं, जो शरीर के विभिन्न भागों में संकुचन और शिथिलन पैदा करेंगे। तो जो पहला है तुम्हारा वॉलंटरी मसल्स, रेखिक पेशी, ठीक है। ये देखो, हर टिश्यूज की ऊतक की, हर पेशी ऊतक की तुम्हें संरचना जाननी है और उनके कार्य जानने हैं। तो जो पहला है तुम्हारा वॉलंटरी मसल्स या रेखिक पेशी, उसकी जो संरचना है, देखो जो इनकी सेल्स होती हैं वो बेलनाकार होती है। इनके जो रक्षात्मक आवरण है उसको सार्कोलेमा कहते हैं। ये बहुनाभिकीय होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। देखो, कई न्यूक्लियस बनाया गया है। इनके प्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। और इनमें तुम्हें डार्क और लाइट बैंड मिलेगा, गहरी और हल्की पट्टियाँ मिलेंगी। ये डार्क और लाइट बैंड मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, जिनके संकुचन और शिथिलन से शरीर के विभिन्न अंग इच्छा अनुसार, ये जो वॉलंटरी मसल्स होती है, वॉलंटरी मसल्स रेखिक पेशी, देखो ये पेशी जो है वो शरीर के उन जगहों पे पाई जाती है जो अंग मनुष्य अपने इच्छा अनुसार हिला डोला सके। जैसे ये तुम्हें मिल जाएगी हाथ पैर की पेशियाँ में मिलेंगी, इस प्रकार की जो पेशियाँ हाथ पैरों में मिलेंगी, तुम्हारे जीभ में मिलेंगी, और जो अपनी ग्रासनाल भोजन नली है उसके अग्रभाग में मिलेगी, जिसमें तुम्हें केवल निगलने का अनुभव होता है। नीचे जब भोजन सरकता है उसका अनुभव नहीं होगा, लेकिन जिस वक्त तुम भोजन को निगलती रहती हो वो अनुभव होता है। वो नियंत्रण में होता है, हाथ पैर में संकुचन और शिथिलन नियंत्रण में होता है, जीभ का हिलाना नियंत्रण में होगा। तो ये पेशियाँ उन जगहों पे पाई जाती हैं जिन अंगों को हम अपनी इच्छा अनुसार हिला डुला सकते हैं। तो ये हो गई तुम्हारी रेखिक पेशियों की विशेषताएं,
ठीक है बेटा। अब जो दूसरी है इनवॉलेंट्री मसल्स और रेखित पेशी। देखो ये जो पेशियां होती हैं ये उन शरीर के उन जगहों पे पाई जाती हैं जिनको हम अपनी इच्छा अनुसार गति नहीं कर सकते, जिसमें ऐसे हमारी देहगुहा के जितने आर्गन होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, जितने भी आर्गन हैं अंदर के जो देहगुहा में रखे गए हैं, रुधिर वाहिनियाँ, जनन वाहिनियाँ, उनमें ये तुमको मूत्र वाहिनियाँ, उनमें जो गति होती है वो मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं होती, स्वतः होती है। तो उनमें ये और एक ही पेशियाँ मिलेंगी। इनकी जो संरचना होती है, इनकी कोशिकाओं की, इनके फाइबर की, वो तर्क रूपी होती है, स्पिंडल शेप होती है। इनमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है और इनमें इनके तंतुओं को मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। इनकी लेमा को सार्कोलेमा कहते हैं, इनके प्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। इनके जो धागे सदृश संरचनाएं हैं उन्हें मायोफाइब्रिल कहते हैं। और इनमें एक केंद्रक, इनकी कोशिकाओं में एक केंद्रक होगा, जैसे ये बहुकेंद्रकी है, इनमें एक केंद्रक होगा। और ये मसल शरीर के उन जगहों पे पाई जाएंगी जो अंग मनुष्य की इच्छा के अनुसार गति नहीं करता, स्वतः गति करता है। तो ये विशेषता हो गई और एक ही पेशियों की। ठीक है बेटा। अब जो तीसरा है वो है कार्डियक मसल्स, हृदय पेशी। ये बहुत ही स्पेशल पेशी होती है, बहुत ही स्पेशल मसल्स होती है, क्योंकि पूरे शरीर में ये केवल हृदय की मांसल दीवार बनाती है। इनकी देखो जो संरचना होती है वो तो रेखित पेशी की तरह होती है, वॉलेंट्री मसल्स की तरह होती है। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो बेलनाकार होती हैं, इनमें उत्तक बेलनाकार होते हैं, ठीक है। ये शाखान्वित होते हैं और इनकी जो शाखाएं होती हैं बेटा, ये बीच बीच में डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, पटलिका बनाती हैं, ठीक है। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। इनमें बीच बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है और इनकी भी लेमा को सार्कोलेमा कहते हैं, इनके प्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं और ये हृदय की मांसल दीवारों को बनाती हैं। इनकी संरचना रेखीय पेशियों की तरह। ये जो कार्डियक मसल्स होती है इनका कार्य बहुत ही अभूतपूर्व होता है, क्योंकि ये पेशियां जीव में जीवन भर बिना रुके बिना थके एक निश्चित लय से स्पंदन करती है, संकुचन और शिथिलन करती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेशी होती है हृदय पेशी, जो कि केवल हृदय की दीवारों में ही पाई जाती है। तो ये विशेषता हो गई तुम्हारी हृदय पेशियों की, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टिश्यू है बेटा वो है नर्वस टिश्यू, ठीक है। ये बहुत ही स्पेशल होता है कि जो नर्व ऊतक होता है, नर्वस टिश्यू होता है, तंत्रिका ऊतक होता है, वो वातावरण की संवेदनाओं को ग्रहण करता है। तो इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो शरीर सतह पर फैली रहती हैं और हमारे जितने भी संवेदनाएं पाए जाते हैं उनके सतहों पे फैली रहती हैं। तो तुम्हें ये तंत्रिका ऊतक की संरचना जानना है और इस तंत्रिका ऊतक के कार्य जानना है, ठीक है बेटा। देखो इस तंत्रिका ऊतक की संरचना में जो सबसे इम्पोर्टेंट संरचना है होती है वो होती है साइटोन। क्या होती है? ये साइटोन होती है और साइटोन से अनेक प्रवर्ध निकलते हैं। देखो ये प्रवर्ध निकला है, साइटोन से निकलने वाले प्रवर्ध को डेंड्रॉन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ये छोटा होता है, ये डेंड्रॉन होता है और ये डेंड्रॉन शाखान्वित हो गया तो डेंड्राइट्स बनाया, ठीक है बेटा। डेंड्रॉन शाखान्वित होकर डेंड्राइट्स बनाते हैं और ये डेंड्राइट्स किसी अंग के सतह पे फैले रहते हैं जिससे कि वो आसानी से वातावरण उद्दीपनों को ग्रहण कर सके।
इसके अतिरिक्त इस साइटोन से निकलने वाला एक प्रवर्त बहुत लंबा हो जाता है, तो इसे एक्सॉन कहते हैं। ठीक है बेटा, ये एक्सॉन वातावरणीय संवेदनाओं को, जो कि ये साइटोन के डेंड्राइट्स वातावरण से ग्रहण किए हैं, उनको लेके बहुत दूर तक जाता है, विभिन्न अंगों तक, मस्तिष्क तक जाता है। देखो, इस साइटोन में जो तरल भरा होता है उसको न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। इसमें अनेक ग्रेनूल पाए जाते हैं, जिसे मिसल्स ग्रेनूल कहते हैं। ठीक है ना। और ये जो तंत्रिका कोशिका होती है, उनमें कोशिकांग एक होता है सेंट्रोसोम, वो नहीं पाया जाता, क्योंकि तंत्रिकी कोशिकाओं में कोशिका विभाजन नहीं होता, ये केवल लंबाई में बढ़ता है ना, इसमें विभाजन नहीं होता, ये लंबाई में बढ़ेगा। और इस साइटोन से एक प्रवर्त जो बहुत लंबा है, बाकी तो डेंड्रॉन है और शाखान्वित होकर डेंड्राइट्स बना लिए, लेकिन एक प्रवर्त बहुत लंबा है, वो एक्सॉन है। ठीक है। और एक्सॉन का काम है कि संवेदनाओं को दूर तक ले जाता है। देखो, एक्सॉन में भरे हुए तरल को एक्सोप्लाज्म कहते हैं। एक्सॉन की जो लेमा है उसे एक्सोलेमा कहते हैं, और इस पर फैट की बनी बहुत मोटी सीट लगी होती है, जिसे माइलिन सीट कहते हैं। ये जो है वो माइलिन सीट होती है, जो एक्सॉन पे बहुत ही रक्षात्मक कवरिंग बनाती है। देखो, जब कोई उद्दीपन डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन, साइटोन और एक्सॉन से होके जाता है, तो इधर उधर ये जो माइलिन सीट है, वो संवेदनाओं के उद्दीपन को इधर उधर जाने नहीं देगा, डायरेक्ट निश्चित जगह पे ले जाता है। ये जो बेटा एक्सॉन है, आगे चलकर कई भागों में विभक्त हो जाता है, तो इसे टीलोडेंड्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? टीलोडेंड्रिया कहते हैं। और ये टीलोडेंड्रिया अपने अग्रभाग, ये तो टीलोडेंड्रिया हो गए। एक्सॉन जो है वो कई भागों में विभक्त हुआ, जिसको टीलोडेंड्रिया कहते हैं। ठीक है। और ये जो टीलोडेंड्रिया है, अपने अग्रभाग पर फुली हुई होती है, गांठनुमा स्ट्रक्चर बनाती है। तो इसको जो है साइनेप्टिक नोड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? साइनेप्टिक बटन या साइनेप्टिक नोड कहते हैं, साइनेप्टिक गांठ कहते हैं। देखो, इसकी संरचना ये होती है कि एक तंत्रिका कोशिका अपने अंतिम छोर, ये जो टीलोडेंड्रिया है, जो एक्सॉन के कई भाग शाखान्वित होकर बनाए हैं, और इसका जो अग्रभाग है वो फूला हुआ है, जिसको साइनेप्टिक नोड बोलोगी, वो दूसरी तंत्रिका कोशिका के साइटोन से, ये देखो ये नीचे जो बना है वो दूसरी तंत्रिका कोशिका बना। जैसे ये तंत्रिका कोशिका है, तो ये दूसरी तंत्रिका कोशिका ऐसे जोड़ जोड़ कर ये लंबी पूरी बॉडी में बिजली के तार की तरह फैली होती हैं, और प्रत्येक अंगों तक वातावरणीय संवेदनाओं को ले जाती हैं। तो ये जो रेड कलर का बना है वो दूसरी तंत्रिका कोशिका का साइटोन है। ठीक है। तो एक कोशिका का ये जो टीलोडेंड्रिया का साइनेप्टिक नोड है, वो संवेदनाओं को दूसरी कोशिका के साइटोन को सौंपती रहती है, और इस तरह एक उद्दीपन की प्रेरणा जो है पूरे तंत्रिका तंत्र में फैल जाती है। तो ये विशेषता हो गई तुम्हारे तंत्रिका कोशिका की, इसकी संरचना की। देखो, इस तंत्रिका कोशिका के दो मुख्य कार्य होते हैं। एक तो इसका कार्य होता है बेटा कि ये अपने डेंड्राइट्स के माध्यम से, जो हमारी त्वचा के सतह पे फैले हुए हैं, विभिन्न संवेदांगों के सतह पे फैले हुए हैं, ये वातावरणीय उद्दीपनों के को ग्रहण करते हैं। वातावरण में जो भी परिवर्तन होता है उनके उद्दीपन को ग्रहण करते हैं, और एक्सॉन के माध्यम से विभिन्न भागों तथा मस्तिष्क तक ले जाते हैं, जिससे हम वातावरणीय परिवर्तनों का अनुभव कर पाते हैं। दूसरा कार्य यह है इस तंत्रिका ऊतक का कि इस तंत्रिका ऊतक के नियंत्रण में ही शरीर के विभिन्न कार्य संपन्न होते हैं। मस्तिष्क इन तंत्रिका ऊतकों के माध्यम से ही ये जो जाल बनाती हैं, तंत्रिकी सिस्टम बनाती हैं,
तो मस्तिष्क इन कोशिकाओं के माध्यम से ही विभिन्न अंगों को आदेश देता है और वो मस्तिष्क के नियंत्रण में विभिन्न कार्य होते रहते हैं। ठीक है, शरीर के जितने आंतरिक कार्य होते हैं वो मस्तिष्क के नियंत्रण में होंगे। तो इन तंत्र के नियंत्रण में शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं और इन तंत्रिकों की कोशिकाओं के माध्यम से हम वातावरणीय उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं। तो ये विशेषता थी बेटा इस तंत्रिका कोशिका की। ठीक है, तो ये तंत्रिका कोशिका के साथ तुम्हारा ये जो उत्तक चैप्टर है, टिश्यू है, वो समाप्त हो गया। अब तुम लोग को नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ठीक है बच्चों।